नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। गुजरात में दलितों की पिटाई का मुद्दा संसद में भी गूंजा है। राज्यसभा में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के सांसदों ने खासकर इस मुद्दे को उठाया। फिलहाल दलित समुदाय ने गुजरात बंद का ऐलान किया हुआ है और कई हिंसा की घटनाओं की खबरें भी आई हैं। कई दलितों ने अपना गुस्सा और निराशा जताने के लिए आत्महत्या की कोशिश भी की। दरअसल ये मुद्दा तब शुरू हुआ जब 11 जुलाई को वेरावल जिले के ऊना में कुछ गौरक्षकों ने जानवर की खाल उतार रहे 4 दलितों की बेरहमी से पिटाई की। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और समुदाय में गुस्सा पनपने लगा। इस बंद के दौरान पुलिसकर्मियों पर भी हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि क्या वाकई दलितों पर अत्याचार बढ़ा है? क्या ये घटनाएं अब पहले से ज़्यादा हो रही हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि बदलते दौर में अब जागरूकता बढ़ी है और इस चेतना के पीछे जागरूकता वजह बन रही है? इसके अलावा इन सवालों का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो पॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है, क्या उसके तहत भी क्या ये माना जा सकता है कि इन घटनाओं का बढ़ना उसके पीछे जिम्मेदार है, और खासकर से सामाजिक घटनाएं हैं वो इसके पीछे कितनी जिम्मेदार हैं। मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। अभय कुमार दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम CSDS के। दूसरे खास मेहमान जॉन दयाल हैं, राइटर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं। तीसरी मेहमान है कविता कृष्णन, सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन की और जाने मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं। अजमेर सिंह काजल मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं, सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस JNU से आते हैं, और साथ ही मेरे साथ BJP के नेशनल स्पोक्सपर्सन सैयद जफर इस्लाम भी मौजूद रहेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले कविता, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं, इस तरह की दलितों पर अत्याचार, उसके लिए हमारे पास बहुत सख्त कानून भी है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो चेतना आई है, जो सड़कों पर दलित समुदाय निकल आया है, इसके पीछे क्या एक वजह है? क्या ये घटना इतनी क्यों चुप गई है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इस तरह की घटनाएं, इस तरह के एट्रोसिटीज़ तो बहुत पहले से हैं, और एट्रोसिटीज़ एक्ट जिसको आपने कहा कि सख्त कानून है, लेकिन वो सख्त कानून लागू नहीं होता। वो बहुत भारी पैमाने पे लागू नहीं होता है, और इस तरह की घटनाएं बहुत आम हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस दौर में ये जो घटनाएं हैं उसका एक और आयाम है, एक ख़ास किस्म का राजनीतिक आयाम इसने लिया है, जो गौ रक्षा के नाम पर जातिवादी और सांप्रदायिक हमले करना, गौ रक्षा को बहाना बना करके और उसको वीडियो टेप करके उसको ये करना। अगर आप YouTube पे खोजेंगे तो आपको कई माने दसियों वीडियो आपको मिल जाएंगे गौ रक्षा दलों के अलग अलग राज्यों के, जो इसी तरह के हमलों को एक तरह से एक राजनीतिक नारों के साथ में पुलिस का साथ उनको मिलता है, और इसका वो एक तरह से बोस्ट करते, कहते हैं कि हमने किया। दो तरह के इस तरह के वीडियो सामने आते हैं। एक तो वो लोग भी बहुत फख्र के साथ उन वीडियोस को डालते हैं YouTube पे, जो दरअसल इस काम को करते हैं, और कुछ पत्रकारों ने भी स्टिंग ऑपरेशन किया है। बिल्कुल नहीं, स्टिंग वाला तो मैंने तो जो पत्रकारों की स्टोरी छुपके करने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल YouTube वीडियोस के आधार पे लोगों ने कुछ लोगों ने स्टोरीज की। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, दादरी की घटना और ऊना की घटना, इसको एक साथ देखने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ये जो माहौल बना है, जिसमें दादरी की घटना के लिए ढेर सारे बहाने केंद्र की सरकार में बैठे हुए लोगों ने दिया, रूलिंग पार्टी के लोगों ने दिया, ये पूरा एक ऐसा माहौल बना है जहाँ से ये घटनाएं एक तरह से एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस के साथ हो रही हैं। और मेरे ख्याल से जो गुजरात के दलितों ने जो किया है, वो एक तरह से ये जो गौरक्षा की एक सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति है, उसको उन्होंने एक तमाचा मारा है। उन्होंने कहा है कि ये जो आप कहते हैं, मैंने कहीं पर भारत माता कहिए तब मार देंगे, गाय को माता कहिए वरना हम तुमको मार डालेंगे, मारेंगे, ये जो धमकी देने वाला अंदाज है, उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी माता होगी, हमारी माता नहीं है। तुम्हारी माता है तो तुम करो अंतिम संस्कार, हमको मत कहो कि हम ये काम करेंगे। और इसका आर्थिक और सामाजिक किस तरह का जो इम्प्लीकेशन है वो क्या होगा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अभी फिलहाल माना जा रहा है कि एक छोटे जिले में का अगर एग्जाम्पल ले लें तो करीब 100 जानवर रोज उस जिले में मरते हैं खुद अपनी प्राकृतिक मौत। और अगर ऐसा नहीं करता है दलित समुदाय जिस कारोबार में वो लिप्त है, तो किस तरह से इसको देखा जाएगा? अभय कुमार दुबे, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इसमें कई तरह के भाव हैं, इसमें गुस्सा है, नाराजगी है, निराशा है, दुख भी है इसमें, खासकर जो सुइसाइड करने की कोशिश की। और खास ये खबर आ रही है, पुष्टि पता नहीं इस बात की हो पाई, यानी कि एक शायद जवान की जो है वो मौत भी इसमें हो गई है। जी हाँ, तो जवान की मौत भी हुई है। तो ये इसमें जो निराशा खासकर नज़र आ रही है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैं ये सवाल फिर से पूछना चाहती हूँ कि ये जो जवान हैं, ये नौजवान हैं जो सड़कों पर उतरे, इसमें ज़्यादातर वो हैं जो अनपढ़ हैं, जो कि खाल का काम करते हैं मरे हुए जानवरों की, यानी कि सोशल मीडिया का जो प्रसार है वो उन तक पहुँचना भी अपने आप में थोड़ा सा हैरानी बताता है।
देखिए, दलितों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब उनके ऊपर अत्याचार होते हैं तो समाज के दूसरे तबके उनका साथ नहीं देते हैं, और ख़ासतौर से गुजरात की घटना तो इसका प्रमाण है। दलितों को नंगा करके पीटते हुए, कार से घसीटते हुए थाने ले जाया जाता है। रास्ते में कोई भी व्यक्ति उनकी मदद नहीं करता है, समाज का कोई भी हिस्सा उनके पक्ष में नहीं आता है, और जब वो थाने पहुंचते हैं तो पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं करती है। जिस एट्रोसिटीज़ कानून का आप जिक्र कर रहे हैं, वो कानून अपनी जगह रखा रह जाता है। हमारे केंद्रीय मंत्री जो वेंकैया नायडू हैं, वो उपदेश देते हैं कि भाई इस घटना का राजनीतिकरण न किया जाए, इसका पॉलिटिसाइज न किया जाए। मंत्री महोदय, ये तो बताएं कि तो आखिरकार करें क्या? अगर पॉलिटिसाइजेशन न करें तो क्या करें? उसका सेंसिटाइजेशन करें, उसका इंटरनेशनलाइजेशन करें, क्या करें आखिरकार इस घटना का? दलितों के ऊपर इतना जघन्य अत्याचार हो रहा है, कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। अगर गुजरात में उत्तर प्रदेश की तरह दलित एक राजनीतिक ताकत होते, संगठनबद्ध राजनीतिक ताकत होते, तो इस तरह की घटना नहीं हो सकती थी। अगर वहां पे एक दलित व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होता तो इस तरह की घटना नहीं हो सकती थी। अंबेडकर का सीधा संदेश था, दलितों का जब तक राजनीतिकरण नहीं होगा, जब तक उनका पॉलिटिसाइजेशन नहीं होगा, जब तक वो संघर्ष करने के लिए संगठित नहीं होंगे राजनीतिक रूप से, उनका उत्थान नहीं हो सकता है, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, उनका उद्धार नहीं हो सकता है। गुजरात में उनकी जो दुर्गति हो रही है, और जहां जहां अत्याचार होते हैं वहां इसीलिए उन अत्याचारों के खिलाफ इस तरह के निराशापूर्ण कदम उठाए जाते हैं कि लोग जहर पी रहे हैं नौजवान। अब वेंकैया नायडू को जो नौजवान जहर पी रहा है वो पॉलिटिसाइजेशन कर रहा है समस्या का। ये देखिए, बहुत ही शर्मनाक किस्म का बयान है। और जो टीवी के ऊपर वो सब जो क्लिप दिखाए गए, मैंने तो लंबे अरसे से इतना ज्यादा शर्मनाक, इतना विभत्स और इतना ज्यादा घृणित कोई भी दृश्य नहीं देखा। और जिस ब्रांड इंडिया का हम जिक्र करते हैं, क्या वाकई धक्का पहुंचता है इस तरह की इमेजेस से उस ब्रांड इंडिया को? देखिए, ब्रांड इंडिया तो आप छोड़ दीजिए, अभी बीजेपी के एक बड़े नेता ने एक बयान दिया था कि जिसकी नाव में छेद होगा वो नाव तो डूबेगी। तो बीजेपी की नाव में बहुत सारे छेद इस तरह के हो रहे हैं, उन्हें चाहिए छेदों को जल्दी जल्दी भरने की शुरुआत करें, वरना नाव वक्त से पहले डूब जाएगी। जॉन दयाल जी, मैं आपकी तरफ भी आती हूँ, और सैयद जफर इस्लाम भी मौजूद हैं, उनको भी कई सवालों का जवाब देना है। लेकिन अजमेर सिंह काजल, आप ये बताइए कि दलित समुदाय के अंदर आखिर क्या घट रहा है? क्या आपको लगता है कि जो एक घटनाएं पिछले दिनों में देखने को मिली हैं, जो नई चेतना मिल रही है, जाहिर है कि हर समाज में इस तरह की चेतना, जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं, हमारे पास ऐसा कोई आंकड़ा है कि इन घटनाओं में इजाफा हुआ है क्या पिछले 1-2 साल के दौरान? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने से ही ये पूरा एक आंदोलन इस बात के लिए रहा है कि भारतीय समाज में जो अन्याय है, भारतीय समाज में जो जाति के नाम पर हिंसा है, इसका अंत केवल तभी किया जा सकता है जब इनको नेतृत्व दिया जाएगा। और इसी को लेकर के एक बड़ी टसल गांधी और अम्बेडकर के बीच में उभर करके आई थी। तो यहाँ एक तरह से नेतृत्व के सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इस पूरे सीन को अगर हम देखते हुए आगे बढ़ें तो मुझे लगता है कि एक ऐसा लीडरशिप का एक अभाव, पूरे एक राष्ट्रीय स्तर पर दलितों में एक बड़े लीडरशिप का जो एक भूमिका है, उसको बड़े स्तर पर उभारने की ज़रूरत अभी है। और जब तक वो नेतृत्व नहीं उभरेगा, इस तरह की घटनाएं, चाहे वो गाय के नाम पर, उनको अगर हम कहें 2002 में हरियाणा में 5 दलितों को दुलिना में जलाकर उनको वहाँ पीट कर थाने में ही, चौकी में ही मार दिया गया था, या इसी तरह से अगर आप कहें कि खैरलांजी में 2006 में वहाँ एक ही परिवार के 4 लोगों का कत्ल कर दिया गया था, या इसी तरह से आप देखें कि जो हरियाणा में मिर्जपुर में 2 जिंदा जला दिया गया था। तो ये एक पूरा सीन है। इसी तरह से रोहित वेमुला केस आप देख लीजिए। नहीं प्रोफेसर काजल, ये तो हमें मालूम है ये घटनाएं, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, बहुत ही मेरा स्पेसिफिक सवाल है वो ये कि क्या इन घटनाओं में इजाफा हुआ है, या वाकई इनको लेकर जिस तरह की सामाजिक चेतना एक पनपी है वो आप देख पा रहे हैं क्या समुदाय के अंदर? निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, और इसके बढ़ने का एक बड़ा कारण मुझे लगता है कि दलित समाज अब चुप बैठने वाला नहीं है। वो ये उसको लगने लगा है कि मर तो वैसे भी रहे हैं, अच्छा है प्रतिरोध किया जाए। और उस प्रतिरोध की भावना आप गुजरात में भी देखते हैं या हरियाणा में भी देखते हैं, और इस प्रतिरोध को लगातार आप बढ़ते हुए इसलिए पाएंगे क्योंकि अब वो बाबा साहब के अम्बेडकराइजेशन को, उसकी एजुकेशन को वो लेकर के आगे जा रहे हैं, और उनको लगने लगा है कि अब हमें निश्चित रूप से एक बड़ा अभियान इसलिए भी चलाना होगा क्योंकि हमें जिंदा रहना है। और केवल हम छुप करके जिंदा नहीं रह सकते, हमें अपनी बात डंके की चोट पर कहनी होगी और सभी दिशाओं से बोलनी होगी, चाहे वो केरल में हो रहा घटनाएं हों, चाहे तमिलनाडु में हो रही हों, चाहे वो हरियाणा में हो रही हों,
चाहे वो मध्य प्रदेश और चाहे आपके गुजरात में हो रही हों, सारे देश में, देश के सभी कोने में दलित हाहाकार कर रहे हैं। और देश में जिस तरह की घटनाओं को लेकर के भारतीय समाज सोया पड़ा है, भारतीय समाज आखिरकार क्यों सोया पड़ा है? क्या उसको इस चीज़ की चिंता नहीं है कि ये भी हमारे भाई हैं, वो उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? लेकिन नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो तो नहीं बताते कि कम से कम जिस आपने नेतृत्व का जिक्र किया, अगर एक तरह के नेतृत्व की हम बात करें तो कम से कम वहाँ तो कोई जागरूकता या उस तरह की कोई चेतना नजर नहीं आती। जॉन दयाल जी, ये बताइए कि निराशा किस हद तक है कि लोग जो हैं वो खुदकुशी करने के लिए तैयार हो रहे हैं? एक युवा की जान चली गई है, अपना वो कारोबार जो कि कई पीढ़ियों से लगातार करते आए हैं, जो माना जाता है कि शायद उनकी जाति के लिए वो काम दिया गया है, खाल उतारने का काम या मृत जो जानवर हैं उनका, वो तक पूरी तरीके से त्यागने को तैयार हैं। आखिर ये स्तर पर कैसे पहुंची है, इस स्तर पर बात? गुजरात में एक संस्था के डायरेक्टर ने एडवर्टाइजमेंट दिया था कि हमारे यहाँ कुछ नौकरियाँ हैं जो जिसको कहते हैं तुच्छ काम है और उनको उच्च जाति जो अपने आप को कहती हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। उसके खिलाफ FIR लगा दिया गया था। मगर मैं दो बातें, एक तो कविता की बात से जोड़ना मांगता हूँ और एक दुबे साहब की बात से जोड़ना मांगता हूँ। दुबे साहब ने कहा और ठीक लताड़ा वेंकैया साहब को आज, मगर राजनाथ सिंह जी का क्या बयान था आज संसद में? वो कह रहे हैं कि पिछले 15 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए गुजरात में, तो हमेशा ही ऐसा होता रहता है। वो ब्लेम कर रहे थे कांग्रेस को कि कांग्रेस उस वक्त सेंटर में पावर में थी। वो भूल गए कि गुजरात में कौन पावर में था। और लॉ एंड ऑर्डर तो गुजरात में भाजपा के हाथों में ही था ना, आज जो प्रधानमंत्री हैं इन्हीं के हाथों में था ना। तो उन्होंने जो संख्या बताई कि कितने कांड होते जाते थे हर साल, तो मोदी साहब के राज में ही हो रहे थे। तो ये बात तो माननी पड़ेगी ना। मगर जो कविता ने जो बात कही है, ये दलितों के खिलाफ पूरे देश में बहुत दिनों से हो रहा है। दक्षिण भारत में होता है, तमिलनाडु में तो बेतहा होता है, आंध्र में होता है, कर्नाटक में होता है, कभी कभी केरला में भी जाता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो होता ही है। उसकी बात है, वो एक किस्म का अपने आप को उच्च जाति कहने वाले इन लोगों के ऊपर करते हैं। और जब मैं रिपोर्टिंग मैंने शुरू की थी कंझावला में, तो वहाँ पे दो जातियों के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हुआ था और दलितों के ऊपर आज से और में 50 साल पहले की बात है। मगर जो कविता ने एक बात कही, वो इस कांड को गुजरात में जो आज हो रहा है, ये दो अलग अलग चीज़ों का इकट्ठा आना है। एक तो जो दलित समाज के खिलाफ हो ही रहा है, जिसके ऊपर यहाँ पे पैनल में मेरा ख्याल है भाजपा वाले भी अपना आक्रोश दिखाएंगे। और दूसरा जो है वो है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, गौ के नाम पर। दारा सिंह मेरा ख्याल है भारत के महानतम गौ रक्षक हैं और आज जेल में है लोगों का खून करने के लिए। मगर जो इस कांड में आया है और जो और कांडों में भी आ रहा है, एक जो सांप्रदायिकता जो फैलाई जा रही है, उसके ऊपर जो भी, ये तो सिर्फ दलित है, मुसलमानों को काटा जा रहा है कि आप गाय ले जा रहे थे आपको पकड़ा जाएगा, ट्रक रोक के जा रहे हैं, ट्रक उतार के खून खराबा हो रहा है, उड़ीसा में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है, सभी जगह हो रहा है। ये जो दोनों चीज़ें इकट्ठी आ गई हैं आज पे, सांप्रदायिकता और जो दलितों का जो दमन हो ही रहा है, और उसके ऊपर सरकार की इम्प्योरिटी। ठीक है, सैयद ज़फ़र इस्लाम, ये बताइए कि आखिर ये गौरक्षक कौन है, इनका लीगल स्टेटस क्या है, इनको ये अधिकार किसने दिया कि अपने ही जैसे साधारण सामान्य नागरिकों के साथ इस तरह का सलूक करें? ये देखिए, मैं आरिफा जी, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएं जो हैं और इनके पीछे जो लोग भी हैं, उनको सराहा नहीं जा सकता, किसी भी कंडेम करना चाहिए, जितने स्ट्रॉन्ग वर्ड में कंडेम किया जाए करना चाहिए, और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए कि ये अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते और ना उन्हें कोई अथॉरिटी है, ना कोई लीगल स्टेटस है उनका कि इस तरह के काम को करें और इस तरह के भड़काऊ काम को करें। बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है कि जो वहाँ की सरकार ने जिस तरह से स्विफ्टली और टाइमली जो अरेस्ट किया है, एक्शन लिया है, उसकी भी आपको सराहना करनी चाहिए। जहाँ तक आप कह रही थी, आप किसी एक पैनलिस्ट से कह रही थी, आप पूछ रही थी कि क्या ऐसे हमारी सरकार और पहले सरकार में कोई इसमें कमी आई है जो इस तरह के जो कारनामे होते हैं। तो आप देखिए कि इस तरह के जो हुए हैं उसमें 39% कमी हुई है हमारी सरकार जब से है। लेकिन मैं उसको भी ये कहूँगा कि एट्रॉसिटीज़ या कोई इस तरह से दलित के साथ जो होना वो बिल्कुल सराहनीय नहीं है और उसका कंडेम करना चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और आप जिस तरह का भी एक्शन होना चाहिए था उसको आप देखिए कि आप एक तो बिल्कुल डेजिग्नेटेड कोर्ट की बात की हमने कि फास्ट ट्रैक पे बिल्कुल हो और
टाइमली इस पर एक्शन हो और इस पर कानून अपना फैसला सुनाए। दूसरी बात है कि जो पुलिस वाले जो इस पर अटेंशन नहीं दे रहे थे लोगों ने कहा, उसको निलंबित किया गया। और जो एक्शन लिया गया उससे साफ साफ दर्शाता है कि जो जितनी धाराएं हैं, जो इसके जो सख्त धाराएं इसका इस्तेमाल किया गया है और लोगों को जो कल्प्रिट हैं उनको कड़ी से कड़ा सजा मिलेगी। इस्लाम साहब, मेरे दो सवाल हैं आपसे। कमिटेड है। जी हाँ, मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि क्या आप गौरक्षक समितियों को बैन करेंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जब इनका कोई लीगल स्टेटस नहीं है तो ये बताइए कि क्यों सबसे पहले इनको बैन ना किया जाए? देखिए, समाज में बहुत सारे सिविल सोसाइटी में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, वो समाज के लिए और अच्छा होता है, लेकिन किसी को कानून लेने का अधिकार नहीं, कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं। अगर कोई गौरक्षक सोसाइटी है या किसी और तरह की भी सिविल सोसाइटी में बहुत सारे लोग काम करते हैं जो लीगली स्टेटस नहीं बट वो समाज के लिए काम करते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन उनकी मंशा है। मैं समझना चाह रही हूं, अखलाक की हत्या या ये जो दलितों को पीटना, ये कौन सा सामाजिक काम है? जरा मुझे समझाइए। मैं आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप यूट्यूब पे चले जाइए। गलत है यूट्यूब नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ कि दलितों को पीटना, क्या किसी भी इंसान को पीटना गलत है? मैं आपसे चाहे वो किसी समुदाय से आए, चाहे किसी कम्युनिटी से। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जिनको गौरक्षा दल कहा जा रहा है वो बहुत खास किस्म के संगठन है, आप उनको समाज सेवा करने वाले संगठन कह रहे हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ आप उन्हीं के वेबसाइट्स पे जाइए, उनके यूट्यूब वीडियोस को देखिए, जिसमें वो संघ परिवार के सारे नारे, कश्मीर से लेकर के वो तमाम पुकारता माँ भारती, गोलियों से आरती और खून से तिलक इत्यादि, ये तमाम जो नारे हैं आरएसएस वाले, उनको लगाते हुए वो वीडियो खींचते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि पुलिस हमारे साथ है और हम इसी तरह से लोगों को नंगा करना, बाल नोच लेना इत्यादि इत्यादि वो वीडियोस लगाते हैं। तो ऐसे संगठनों पर क्यों नहीं, ये सिर्फ गुजरात की घटना की बात नहीं है, इन संगठनों पर क्यों नहीं बैन लगेगी जो इस तरह के वीडियोस लगाते हैं, इस तरह का बढ़ावा देते हैं, इस तरह का हिंसा करते हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं इस तरह से? और इससे पहले जॉन दयाल ये भी कह रहे हैं कि ऐसा वक्त ना आए कि जब दलित रक्षक समितियां बनानी पड़े। मैंने दादरी हो गया, ऊना हो गया, लातेहार में घटना हो गई, इतनी घटनाएं हो गई, कब सीखेंगे हम लोग इससे? वो कह रहे हैं 39% कम हो गया है। देखिए, मैं जैसा आप पहले कह रहे थे, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। देखिए, जो गलत है, क्या करें? अगर अट्रॉसिटीज जो है दलित के खिलाफ तो उसको कॉन्डेम करना चाहिए। नहीं, उसको कॉन्डेम और उस पे क्या संघ परिवार और भाजपा मेरी बात सुनिए, आप इसको पॉलिटिसाइज ना करें। आप किसी पॉलिटिसाइज तो आप कर रहे हैं, पॉलिटिसाइज तो आप कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरी बात आप सुने। राजनीतिक संरक्षण है कि नहीं है? बस हाँ ना में बोलिए ना। पार्टी की गौरक्षा दलों को बीजेपी और आरएसएस का संरक्षण है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ ना कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की स्पोक्स पर्सन नहीं। आप मेरा जवाब तो सुने, आप एंकर, आप जवाब सुने, आपने सवाल किया। कविता कृष्णन, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे एट्रॉसिटीज चाहे किसी भी समाज के किसी के से हो, उसको कंडेम करना चाहिए और उस पर एक्शन, जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, हम तो कर रहे हैं, आप भी कीजिए। यही हमारे भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन लेने वाले, यही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। कविता कृष्णन, जॉन दयाल दोनों आपसे पूछ रहे हैं कि एक्शन क्या होगा। ये देखना हम चाहते हैं कि अच्छे दिनों में क्या दलितों के या अल्पसंख्यकों के अच्छे दिन यही हैं क्या? एक हिंसा एक्शन जो है हिंसा के लिए है। अगर कोई हिंसा करता है और इस तरह के एट्रॉसिटीज करता है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर गौरक्षा ये किसी के आस्था से जुड़ी हुई बात है, नहीं किसी से आस्था से जुड़ी हुई बात है, तो दलित को मारना किसकी आस्था बताइए? कॉमनलाइज नहीं करना चाहिए। आप जिस तरह से दलित का खून करना किसकी आस्था है? दो लोग देना चाह रहे हैं, इसको उसी अंदाज से देखना चाहिए कि भाई ये आस्था से गौरक्षा किसी न्याय देना अपना काम अपना गौरक्षा करने दीजिए, लेकिन उसकी तरह की हिंसा किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि एक बड़े समाज को आप इस तरह से कंडेम करना चाहिए। और जो लोग रिस्पॉन्सिबल, इस पे एक्शन भी लिया है। नहीं, इंसान की हत्या गाय के नाम पर या इंसान को मारना गाय के नाम पर, ये पहली बार तो हो नहीं रहा। आप ही खुद बताइए, आपकी बिल्कुल गलत है, आपकी बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा हूँ गलत है की बात नहीं है, जो संगठन इसको बिल्कुल करते हैं, किसी के, देखिए गौरक्षा अलग बात है और इंसान की हत्या अलग बात, दोनों को आप साथ में मिलाइए। राज्य को गौरक्षा करनी है तो राज्य गौरक्षा करे, उसको कौन रोकने वाला है? गौरक्षा अलग बात है, आदमियों की रक्षा तो करे। वो गौरक्षा दैट्स अ सेपरेट इशू मान लिया गया। आरिफा जी, दैट्स अ सेपरेट इशू, मस्ट अंडरस्टैंड। गौरक्षा की बात वो अलग है। एक है कि गौरक्षा के नाम पे कुछ अगर अहिंसा हो, एट्रॉसिटीज हो, वो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ
कि अगर बड़े पीसफुल तरीके से गौ रक्षा कोई करता, कोई समाज का कोई हिस्सा करता है, कर रहा है, आप मुझे बताइए ना। सारे गौरक्षा दल हर राज्य के आपको उनके यूट्यूब वीडियोस आप देख लीजिए यूट्यूब पर। अपनी आप कैसे कह रहे हैं? आप मुझे बताइए, एक दल का बताइए, किसी राज्य का। मैं अभी यूट्यूब पर गई हूं, मैंने इसके स्क्रीनशॉट्स लेकर के अभी मैंने फेसबुक पे लगाए, जिसमें हर राज्य का गौरक्षा दल, देश के हर राज्य का गौरक्षा दल का वीडियो है वहां पर, जिसमें सब में है गंदी गालियों के साथ में कि कैसे हम मुसलमानों को काटेंगे, मारेंगे, कैसे जो गाय को हाथ लगाएगा उसको हमने कैसे नंगा किया, कैसे मारा, और पुलिस के साथ हम लोगों ने पुलिस के सामने मार करके दिखाया। इस तरह के वीडियोस हर राज्य के गौरक्षा दल के हैं। और अभी भी आप हमको समझा रहे हैं कि बड़ा पीसफुल तरीके से गौरक्षा होता है और क्या क्या होता है। और कविता कृष्णन ये आपसे बातें कर रही हैं और ये पूछ रही हैं वो कि आखिर सरकार के तौर पर जफर साहब मेरा छोटा सा सवाल पूछ लीजिए, सुन लीजिए मेरा, कि देखिए गुजरात में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, दोनों के पास, दोनों ही जगहों पर जो है आपके पास शक्ति है, सत्ता की शक्ति है, लोगों का समर्थन है, इतना बड़ा मैंडेट आपको मिला है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो डिसाइसिव सरकार है ये क्या कर सकती है, किस तरह से ये जो समुदाय हैं, दलित समुदाय है या अल्पसंख्यक समुदाय है, आखिर कैसे उन लोगों के हाथों बचाया जाएगा जो गैर कानूनी ये संस्थाएं हैं पूरी, कैसे ऐसे कदम उठाएंगे आप? और ये भी बता दीजिए कि गौरक्षा करने का पीसफुल मॉडल कौन सा है? देना चाहता हूं आखिर में मेरा ख्याल है यही ब्रांड इंडिया है। देखिए मैं आश्वासन पीसफुल मॉडल कौन सा है गौरक्षा करने की प्रक्रिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें सबका साथ सबका विकास है। और अगर किसी समुदाय को, चाहे वो SC ST हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे वो किसी समुदाय से भी आता हो, लेकिन अगर उस पर अट्रॉसिटीज हुआ, उस पर जाती हुई और लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से किसी तरह का भी गलत हुआ, उनके साथ व्यवहार हुआ, उसके लिए हमारी सरकार बिल्कुल कमिटेड है कि उस पर जो भी लोग जिम्मेदार हैं उस पर बिल्कुल एक्शन होगा और होना चाहिए। हाँ, जहां तक बात है गौरक्षा जो आपने हमारे निगरानी में लाया और जो हमारे जिसके बारे में आपने कही, मैं इस बात को इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी निगरानी में ये बात लाने की कोशिश करूंगा कि ताकि जो चीज गलत है वो गलत है, वो सही नहीं हो सकती है। और इसके लिए हमारी पार्टी आपने कहा है कमिटेड है कि गौरक्षा को शांतिपूर्वक कैसे किया जाए, एट्रॉसिटीज नहीं होनी चाहिए और ज्यादती नहीं होनी चाहिए और हिंसा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और हम बिल्कुल कमिटेड है उसके लिए। और देखिए एक चीज, दो तरीके, सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कार्यक्रम यह खत्म करना होगा, लेकिन साफ तौर पर कम से कम कुछ वादा करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता और ये कह रहे हैं कि फिलहाल वो लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि ये भी अपने आप में हैरानी की बात है कि क्या ये अच्छे प्रशासन, क्या ये सुशासन का हिस्सा नहीं है कि अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो सरकार की नज़र में ये बात अब तक क्यों नहीं आ रही है, क्यों प्रवक्ता को ये बात उन तक पहुँचानी पड़ेगी। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।